गुड मॉर्निंग क्लास। तो फिर से हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका हम लोग बात करेंगे आज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि चार्ज ऑफ एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखे थे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग देखे थे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे देखे थे रिलेटिवली, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग को एक तरीका मिल चुका था, जिस तरीके से वो है ना, एक मतलब कि ब्रीफली किस तरीके से एब्सोल्यूट मास को या एब्सोल्यूट चार्ज को निकाल पाए, ठीक है। तो अगर मान लो एब्सोल्यूट देखा गया तो इलेक्ट्रॉन के मास को देखा गया तो वो था 9.1 × 10⁻31 kg। एंड अगर प्रोटॉन का मास को देखा गया तो वो था 1.67 × 10⁻27। ये देखो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि हम लोग बात किए थे रिलेटिव के केस में कि 1 U था प्रोटॉन का मास और 1 U था न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास इनसे 1/1840 टाइम्स छोटा था, ठीक है। दैट मीन्स ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से ही काम कर रहा है, मतलब कि 1/1840 टाइम्स ये छोटा है। मतलब हम लोग अप्रॉक्स केस में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वांटिटी एब्सोल्यूट मतलब पूरा फिक्स तरीके से नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअल का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इससे तो ये वैल्यू है ना, मतलब कि चलता रहता है, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन में नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग केस में नहीं दिखा के इस तरीके से दिखा लेते हैं, बेसिकली एक एवरेज क्वांटिटी दिखा के हम लोग बता देते हैं, ठीक है। ये केस था मास के केस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन का केस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखें क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में मास के केस में इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा मतलब छोटा होता है, वजन में भी कम होता है। फिर हम लोग चार्ज के केस में देखेंगे, चार्ज में भी हम लोग सेम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक बार हम लोग बात करेंगे रिलेटिव और दूसरा हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों ही केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का एंड न्यूट्रॉन्स का। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखते थे क्योंकि हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे रिलेटिव चार्ज अगर मान लो देखें इलेक्ट्रॉन का तो हम इसको -1 बोलते हैं, ठीक है। और हमारा रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का बोलते हैं तो हम इसको +1 बोलते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन के केस में देखा जाए तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उसमें चार्ज होता ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे इसका जो रिलेटिव चार्ज होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रिलेटिव चार्ज 0 हो गया तो अब एब्सोल्यूट चार्ज भी 0। अरे 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो ऑब्वियस है 0 ही ना होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज हो गया वो हो गया 0। अब हम लोग देखें यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सो दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे 1.6 × 10⁻19 कूलम। बट इन दोनों में अंतर बस इतना सा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये बात होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात हो जाता है हम लोग का कि चार्ज और मास के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रीफली बात कर लें ताकि हम लोग को एक एग्जैक्ट क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, हम लोग के दिमाग में आ जाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब डिस्कवरी, फिर से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो डिस्कवरी और प्रोटॉन्स के बारे में बात था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जब हुआ था तो जे थॉमसन बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। फिर क्या हो ना, अलग अलग साइंटिस्ट लोग में अपने आप में आ गया कि हम लोग कुछ नया चीज़ डिस्कवर करते हैं, ठीक है। अब डिस्कवर करने के लिए लोग को एग्जैक्ट पता नहीं था कि वो लोग डिस्कवर कर क्या रहे हैं, ठीक है। बट उनके पास था कि कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली डिस्कवर करना है। सो यहाँ पे आए ई गोल्डस्टीन, ठीक है, अंश गोल्डस्टीन, ठीक है। तो गोल्डस्टीन क्या बोले, वो बोले क्या कि एक काम करते हैं हम लोग एक क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वांटिटी है जो नेगेटिव चार्ज से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो ज़रूर कुछ ऐसा क्वांटिटी भी होगा जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, ठीक है। बस हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को देखने के लिए क्या किया, परफोरेटेड कैथोड रॉड लिया, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड प्लेट ले लिया। अब परफोरेटेड का मतलब होता है छेद वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम ले लेते हैं, फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया यहाँ से, डिस्चार्ज ट्यूब हम इसको ले लिए। अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो कैथोड रहता है यानी नेगेटिव चार्ज था, इसको हम प्लेट ले लिए। पिछली बार क्या होता है हम लोग रॉड ले रहे थे, बट इस बार हम इसको प्लेट ले लिए, प्लेट सर्कुलर प्लेट डिस्क टाइप का कैसा भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है इसको पोरस बना देते हैं, छेद वाला परफोरेटेड, ये देख लोगे ऐसा। इसको हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए नेगेटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, ठीक है। फिर एक और रॉड लगा दिया यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया एनोड रॉड, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि कैथोड से तो रेज निकलता है, तो यहाँ से रेज ऑब्वियस से निकलेगा ही, निकल रहा था, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये है परफोरेटेड
कैथोड प्लेट, यहाँ पे हो गया एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैथोड प्लेट से क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज तो आ ही रहा है, बट बात क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली यहाँ पे रेज जब ऐसे आ रहा है तो चमकता हुआ है ऐसे दिखना चाहिए, पर कुछ रेज यहाँ पीछे की ओर भी शाइन करने लगे। ठीक है, कुछ रेज पीछे की ओर भी शाइन करने लगे। ये कैसे हो सकता है? मतलब सारा चार्जेस तो उधर जा रहा है, फ्लो उधर कर रहा है, तो मतलब शो भी उधर ही करना चाहिए ना, बट ये बैक में कैसे कर रहा है? तो इस चीज़ के बारे में वो बोला कि ऐसा हो सकता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई हैवी पार्टिकल होगा, यहाँ जो पार्टिकल सारे जब यहाँ पहुँच जाते हैं तब यहाँ से कोई हैवी पार्टिकल निकलता है, ठीक है, जो कि थोड़ा स्लो होता है और यहाँ से निकलता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निकलता है और यहाँ पे आके डिम जाता है। ठीक है, यही कारण है क्या कि यहाँ से पहले किसी बार क्या होता है बैक प्लेट में घुस जा रहा था, बट क्योंकि अब ये छेद वाला है यानी परफोरेटेड है तो सारा इधर पे जाता है, जिसके कारण पीछे साइड में बैक साइड में शाइन करके आ रहा था। ठीक है, ये जो शाइन आ रहा था, ठीक है, ये जो लाइट आ रहा था ये शो करता है कि पॉजिटिव रॉड से भी क्या हो रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रॉड से भी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे दिख गया हम लोग को कि पॉजिटिव रॉड से भी चार्ज फ्लो कर रहा है। पहले हम लोग को दिखा गया था सिर्फ नेगेटिव रॉड से चार्ज फ्लो करता हुआ, ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि पॉजिटिव रॉड से भी चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में भी सेम तरीके से वो डिस्कस किया कि कैसे है जो मतलब कि बेसिकली ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारा कुछ। ठीक है, और सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए हम लोग को ये कंक्लूजन मिला। ठीक है, इसको प्रूव करने वाले कौन थे? ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अब ई गोल्डस्टीन इतना सारा काम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो करना बहुत आसान था। ठीक है, हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का तो आ गया, बट बहुत सालों बाद क्या हुआ कि लोग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कवर करने की कोशिश किया। ठीक है, और वहाँ पे आया एक न्यू नाम जिसका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, अब जेम्स चैडविक क्या हुआ? ठीक है, जेम्स चैडविक का कहना था कि वहाँ पे एक नए इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं इजाद हुआ, जो बेसिकली था क्या कि चीज़ों को नाप सकता था, वो सब एटॉमिक पार्टिकल था। मतलब यहाँ पे सब एटॉमिक चीज़ों को भी हम लोग नाप सकते थे। चलो अच्छी बात है। तो जब हम लोग नापे तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नेग्लिजिबल था, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल था। मतलब जब हम लोग मतलब बेसिकली एटम का मास नापते हैं और सारे प्रोटॉन्स का मास नापते हैं तो काम तो खत्म। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जब एटम का मास नाप रहे थे और प्रोटॉन का मास नाप रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक डिफरेंस आ रहा था, और ये जो डिफरेंस था ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस था। मान लो कोई माइनर सा डिफरेंस होता तो हम बोलते थे भाई वो इलेक्ट्रॉन है, किसी का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, बोल के ऐसे करके बात हटा देते, बट वो बहुत ही ज़्यादा ही हो रहा था। वो जो इलेक्ट्रॉन का केस में जो डिफरेंस आ रहा था वो लगभग डबल या उससे ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ लोगों को है ना बहुत शॉक कर दिया। ठीक है, जेम्स चैडविक जब इस चीज़ को देखा तो उसको ऑब्जर्व किया और बोला वो एक न्यू क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो एक न्यू क्वांटिटी है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खासियत क्या होता है? न्यूट्रॉन का खासियत ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंड करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता है। हम लोग को अच्छे से पता है, एक कोई भी मतलब हम लोग ये चीज़ बेसिकली पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो लाइक चार्जेस मेरे पास रहता है तो दे ऑलवेज रिपेल इच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल इच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस हम लोग को दिखाई देता है दे ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर, है ना। तो अगर मान लो मेरे पास प्रोटॉन्स रखा हुआ है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखा हुआ है ढेर सारा, 1 2 4 10 15 जितना भी रखा हुआ है, एक जगह अगर मान लो हम इसको रख देते हैं तो होता क्या है ना, वो आपस में रिपल्शन के कारण इधर उधर मतलब कि मूव करने लगेंगे। बट इस चीज़ को होल्ड करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी मास होता है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे जेम्स चैडविक बता दिए। ठीक है, यहाँ पे इसको कौन बताया था? ई गोल्डस्टीन। ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके इस बारे में, ई गोल्डस्टीन। इसके बाद जेम्स चैडविक बोले। ठीक है, जेम्स चैडविक का कहना था कि यहाँ पे एक और क्वांटिटी है। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो टोटली न्यूट्रल है, उसका खुद का चार्ज नहीं है बट उसका मास है, और वो क्या करता है ना, उसका काम बस इतना सा है कि वो सारे प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है। उसका काम क्या है? सारे प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। इनफैक्ट ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये सबसे ज़्यादा ओवरऑल मतलब अभी तक में बोला जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में बाइंड करना, ये बहुत ही बड़ा बात है। ठीक है, सो जेम्स चैडविक इसके बारे में डिस्कवरी किया।
यहाँ पे जब बेसिकली ई गोल्डस्टीन जब ये एक्सपेरिमेंट करा था तो उस बारे में बहुत सारे बात बताया। जैसे यहाँ पे जब वो बोला कि पॉजिटिव रेस के बारे में, तो सिर्फ इतना सा बोला नहीं। अब जैसे मान लो जब थॉमसन बता रहा था, ठीक है, अपने थियरी को बता रहा था, तो वहाँ पे वो इसको एलेबरेट किए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था जो बहुत ही लाइट पार्टिकल्स था, जो ऐसे करके जा रहा था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ठीक उनका अपोजिट बात बोले कि जो प्रोटॉन्स था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स था, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, हैवी पार्टिकल्स था, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा था बहुत ही धीरे धीरे। यही कारण है ना कि इलेक्ट्रॉन्स वाले सारे चार्ज यहाँ पहुंच गए, अब प्रोटॉन्स वाले धीरे धीरे करके वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल केसेस था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से पता चला न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चला न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, ठीक है। इन सारे केसेस में के बाद क्या हुआ ना कि अब ओवरऑल हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया। बट क्या हुआ ना कि यहाँ के बाद है ना, सब अब साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपने दिमाग में सारा कुछ लगाने लगे कि करना क्या है, क्या करें नहीं करें। तो इसके हिसाब से क्या हुआ ना, सब अपना अपना मॉडल्स बना लगे, स्ट्रक्चर, मतलब ओवरऑल अगर मान लो वो किसी चीज़ का कंपोजिशन पता है, पहले भी बात बोल चुके थे इस बारे में जब चैप्टर हम लोग का स्टार्टिंग था, तो हम लोग बात किया था कि अगर मान लो किसी चीज़ का हमको स्ट्रक्चर पता करना है तो हम उसका कंपोजिशन जानेंगे। तो अब हमको कंपोजिशन पता चल गया, वहाँ तक के लिए ये कंपोजिशन सफिशिएंट था, ठीक है। तो अब हम लोग को चीज़ों का कंपोजिशन पता चल गया, तो अब हम इसके हिसाब से स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कहना होगा ना कि सर क्या जरूरी है कि हम कोई गलत वाला स्ट्रक्चर पढ़ें, मतलब ओवरऑल एक बार में एक सही स्ट्रक्चर पढ़ें, यही स्ट्रक्चर था जो सही है बस इसी को लेके पढ़ लेते हैं। बट नहीं, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग गलत स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, मतलब गलत तो नहीं, एक्चुअल क्या होता है वो एक बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग जब भी बोलते हैं कि कोई एक लॉ या फिर कोई भी चीज़ अगर मान लो डिस्कवरी होता है तो किसी एक साइंटिस्ट का देन नहीं होता है, वो बहुत सारे दिमाग का देन होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कोई भी एक मान लो हम एक जैसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का जब भी नाम बोला जाता है तो हेनरी मोजले का नाम आता है। हेनरी मोजले थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, ठीक है। तो जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात बोला गया तो यहाँ पे किसी एक इंसान का नहीं था कि वो पूरा सारे एलिमेंट्स को लेकर रख दिया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। ओवरऑल इन सारे चीज़ों में अलग अलग साइंटिस्ट का केस था, इन सारे चीज़ों में अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशंस था, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट आए और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। अब किसी का लॉ थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, किसी का लॉ थोड़ा कम अप्रोप्रिएट था, तो उस बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सबका पढ़ने जाएंगे तो हम लोग के लिए तो आधा जिंदगी पार हो जाएगा, बट नहीं, हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ थियरीज के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग को इन सारी चीज़ों को है ना समझने में आसानी देगा। जिसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग को समझना है वो जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर चुका था तो वो अपना मॉडल बताया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। आप ध्यान में रखना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको क्रिसमस पुडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पुडिंग क्या होता है, पुडिंग एक तरीके का मतलब डिश होता है बेसिकली, ठीक है, जो फॉरेन में खाया जाता है। बेसिकली क्रिसमस बनता है इसलिए जो क्रिसमस पुडिंग होता है। जैसे हम लोग को पता है ना कि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि बर्थडेज वगैरह में खीर पूड़ी जरूर बनता है, ठीक है, मतलब और भी चीज़ बनता है, बट ये जो होता है ना ये इंडियन लोग का स्पेशलिटी होता है ना कि यहाँ पर हम लोग का खीर पूड़ी जरूर बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग का खीर होता है ना वैसे करके वो लोग का पुडिंग होता है, ठीक है। तो कुछ अंतर होता है, जैसे कि हम लोग में काजू किशमिश डाला जाता है, उसमें फ्रूट्स वगैरह कुछ डाला जाता है, जो भी बात है। तो कहने का था हम लोग अपने हिसाब से एक इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे वो डिश को तो हम लोग ये थियरी को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो जैसे कि खीर होता है, ठीक है, तो खीर ले लिया, ठीक है। तो खीर का जो पूरा कंपोजिशन होता है इसका बोला गया है स्फेरिकल बॉल हो गया, ठीक है, एक बॉल है जिसमें खीर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खीर जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो खीर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिवली चार्ज ये धंसा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धंसा हुआ है। अब क्योंकि जे थॉमसन ही था जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था
तो बता दिया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धंसा हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो इस चीज को समझाने के लिए बोला कि क्या हो रहा है ना कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है उसको स्टेबल करता है, ऐसे करके बताया, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, फिर बाद में साइंटिस्ट लोग आए और इन सारी डिस्कवरीज को बेसिकली इनके थियरी को गलत बताया अपने क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोला, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए बेसिकली और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कोई ऐसे भी बोलते हैं कि तरबूज है हमारे पास, तो तरबूज में जैसे रेड वाला पोर्शन होगा ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और जो बीज होता है ना, जो बीज होगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, इस तरीके से समझाया जाता है। बट बात क्या होता है नहीं, ये यहाँ पे एक चीज का बात हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड में इक्वल रहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात आया, पर यहाँ पे ये मॉडल किसी भी तरीके से सही नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ रहा था रदरफोर्ड का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ ना, इस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फा रे स्कैटरिंग थ्योरी बोलेंगे, ठीक है। बट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज तो हम लोग बस एक ही मॉडल को देखेंगे जिसका नाम था जे थॉमसन का मॉडल, यानी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, क्रिसमस पुडिंग मॉडल बोलो, जो बोलना है सो बोलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ पे ये हम लोग का मॉडल था। तो यहाँ पे ये जो बोला हम जिसको देख लें, इसका ड्रॉबैक क्या था वो भी हम लोग देख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स के बारे में बात ही नहीं किया, न्यूक्लियस के बारे में बात ही नहीं किया। हम लोग बाद में जानते हैं तो हम लोग पहले बोलते रहे, बट उस समय ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट था। क्यों? उस समय इस चीज का तो डिस्कवरी ही नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन का तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग ऐसे ही समझ लेते थे, हाइपोथेटिकल बात मनगढ़ंत सोचते रहते थे, ठीक है। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, एक्सपेरिमेंट में बताया कि किस तरीके से वो काम करता है, कैसे बेसिकली है ना न्यूक्लियस और ये चीज वगैरह। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था तो वहाँ बताया था इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन किए थे, प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन किए थे, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक किए थे। वही चीज न्यूक्लियस का डिस्कवरी देखा है, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो होता है वो रदरफोर्ड किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट जानने से पहले क्या करेंगे ना, हम लोग अल्फा बीटा गामा रे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास जरूर करना है, ठीक है। आइए 5 का क्लास आपको समझ आएगा, नेक्स्ट चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। बाय।